हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, है ना। और इसमें हम लोग 700 के आगे आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 701 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले ऐसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सेगमेंट्स को देखते चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है ये सेगमेंट्स तो प्लीज मुझे बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को। और मुझे एक्चुअली एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए, लाइक्स होता नहीं है लेकिन कमेंट मुझे बताइए कि हाँ सर सही लग रहा है कि आप क्वेश्चन के पहले कुछ ना कुछ पैराग्राफ समझा दे रहे हैं। तब मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, वरना फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है। प्रोफेज वन, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है। प्रोफेज वन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। पहला कुछ जो पार्ट पैकेटिन तक जो हम लोग है ना उसको अभी देखेंगे, जैगोटिन तक एक्चुअली। और फिर पैकेटिन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। प्रोफेज वन, प्रोफेज of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। कहने का मतलब म्यूसिस दो पार्ट में होता है, म्यूसिस वन और म्यूसिस टू। तो म्यूसिस वन का जो प्रोफेज है ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो म्यूसिस टू के प्रोफेस से बात करें चाहे वो माइटोसिस के प्रोफेस से बात करें, दोनों में ज्यादा लॉन्गर होता है इन दोनों से भी। और इन दोनों प्रोफेस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर और क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कि हम लोग और 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है लेप्टोटीन, दूसरा फेज है जाइगोटीन, तीसरा फेज है पैकाइटीन, चौथा फेज है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकेनेसिस। अब इन दोनों में से हम लोग लेप्टोटीन को पहले देखेंगे, क्योंकि पहला फेज यही है। आप लोग इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, आप लोग का अपना इसका कोई ना कोई तरीका हो याद रखने का। LZP D और डी है ना, तो दो डी है यहाँ पे, LZP है ना। तो बहुत सारा चीज तरीका है याद रखने का, आप लोग अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। देखो कितना सा स्टेटमेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इससे। देखो हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करना, देखो हिंदी अनुवाद और फिर इसको समझना तो अलग बात है, वो तो मैं समझाऊंगा ही और हिंदी अनुवाद करूंगा ही। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैराग्राफ से उसको देख रहे हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एट विच स्टेज। ऑप्शंस, पहला मेटाफेज, दूसरा पैकाइटिन, तीसरा लेप्टोटीन, चौथा जाइगोटीन। आंसर आएगा लेप्टोटीन, बिकॉज एनसीईआरटी ने पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, नहीं दिखाई देता है बहुत लोग को। लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिखा हुआ है, विजिबल भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है लेप्टोटीन में लाइट माइक्रोस्कोप एल से और एल से, है ना। आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। कहने का मतलब कि जो क्रोमोसोम का जो कॉम्पैक्शन होता है ना, कॉम्पैक्शन मतलब क्या कि उसका जो बाइंडिंग होता है, ठीक है ना, वो बढ़ता चला जाता है। वो जो राउंड जो कि कॉम्प्लेक्स में क्रोमोसोम के रूप में क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम के रूप में बदलता चला जाता है और ज्यादा वो वुंडेड अप होने लगता है, मतलब वाउंड अप होने लगता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ज्यादा वो गठीला होता चला जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। ये पूरे के पूरे लेप्टोटीन में चलता रहता है। अब इसके बाद आता है सेकेंड फेज प्रोफेज वन का, जो कहते हैं जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन में एक ही लाइन अच्छा है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप वाला, याद रखिएगा। जाइगोटीन मतलब क्या होता है कि इस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, पेयरिंग स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है ना। ये जो कुछ जो पेयर्ड क्रोमोसोम जो होता है इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। ये जो दो पेयर जैसे यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दो पेयर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये दो पेयर क्रोमोसोम को हम लोग ये क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और इन दोनों का पेयरिंग होता है, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। अब बताओ, यही स्टेटमेंट हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है अपने कितने सारे लेक्चर्स में, है ना। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे सेल के क्वेश्चंस देखे ना, मतलब 60 क्वेश्चन के आसपास देख लिए हम लोगों ने। उनमें हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से क्वेश्चन सिनेप्सिस को और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कितनी बार पूछा गया है। फिर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब डायरेक्टली इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो ये क्वेश्चन बना है, फिर मैं बता रहा हूँ कि देखो बायोमोलिक्यूल्स में ना एक पॉइंट लास्ट में मैंने बोला था प्रोटीन के बारे में बताऊंगा ना, मैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वो अभी नहीं बताया हूं मैं, कि इस यूनिट खत्म करने के बाद मैं उसको ऐड कर दूंगा, कहीं ना कहीं बीच में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है ना, उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता चलता है कि ये जहाँ पे जब सिनेप्सिस होता है तो इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये होता है किससे फॉर्म होता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड।
इसे या तो बाइवेलेंट कहेंगे या तो फिर टेट्राड कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको बाइवेलेंट टेट्राड के रूप में। लेकिन फिर भी ये जो बाइवेलेंट टेट्राड है, देखो टेट्राड क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टेट्राड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स हैं, और बाइवेलेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं। However, these are more clearly visible in the next stage, लेकिन फिर भी नेक्स्ट स्टेज पे जाकर के जो बाइवेलेंट टेट्राड है ना, ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है। The first 2 stages of Prophase 1 are relatively short-lived and compared to the next stage, that is पैकाइटिन। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो पहला 2 स्टेज है लेप्टोटिन और जाइगोटिन, वो पैकाइटिन से कम देरी का होता है, ठीक है ना, यानी पैकाइटिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू लेप्टोटिन और जाइगोटिन। और बाकी तीनों जो है आगे ना, वो भी लंबे होते हैं, लेकिन लेप्टोटिन और जाइगोटिन बहुत छोटा सा स्टेज होता है। तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि ये पैकाइटिन से ज्यादा लंबा स्टेज कौन है, या फिर छोटा स्टेजेस कौन से है ना। तो आपको ऑप्शन में जाइगोटिन, लेप्टोटिन, बोथ ए एंड बी और नन दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। पहले अब इस वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। पीरियड ऑफ एक्टिव माइटोसिस रेंजेस फ्रॉम, एक एक्टिव माइटोसिस जो होता है उसका पीरियड कितना होता है, कितने से कितने देर तक एक एक्टिव माइटोसिस लास्ट करता है। देखो एक एक्टिव माइटोसिस ना अलग अलग ढंग से कर सकता है काम, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इंटरफेस जो होता है वो 90% ऑफ द टाइम लेता है। अगर 24 घंटा हमारे पास है, 90% ऑफ द टाइम कौन सा लेगा, वो इंटरफेस लेगा। बाकी जो 10% है वही माइटोसिस लेता है। वो माइटोसिस कितने देर का भी हो सकता है, 10 मिनट से कुछ घंटों का भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 10 मिनट से फ्यू आवर्स। ओके, आपको मेरी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, तो क्योंकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं कट गया है जीभ, तो इस कारण से उसको बेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच इज सिंथेसाइज्ड, उसके लिए सॉरी साउंड करिए, विच इज सिंथेसाइज्ड इन जीवन फेज, क्या सिंथेसाइज हो रहा है जीवन फेज में, जीवन फेज में क्या सिंथेसाइज हो रहा है। डीएनए पॉलीमरेज हो रहा है, न्यूक्लियर डीएनए हो रहा है, हिस्टोन्स हो रहा है, या फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन हो रहा है, क्या सिंथेसाइज होता है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज अगर कोई कहे तो आप लोग क्या इसे हाँ कहिएगा या ना कहिएगा, बिल्कुल हाँ कहना पड़ेगा, बिकॉज देखो डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम व्हिच विल टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट लेगा। और डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। तो एस फेज का तैयारी किधर होना चाहिए, जीवन फेज में होना चाहिए। तो जीवन फेज में एस फेज के लिए तैयारियां होंगी, और तैयारियों में क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस भी शामिल होगा। हिस्टोन, ट्यूबुलिन और न्यूक्लियर डीएनए, देखो न्यूक्लियर डीएनए जो है वो भी डीएनए का हिस्सा है जो कि एस फेज में सिंथेसाइज होगा, तो जीवन में हो नहीं सकता। हिस्टोन्स भी डीएनए का हिस्सा है जो कि एस फेज में सिंथेसाइज होंगे। और ट्यूबुलेंट प्रोटीन अगर होगा सिंथेसाइज तो जीवन और G2 दोनों में हो सकता है। इसको हम लोग परफेक्टली जीवन नहीं कह सकते। आंसर ए होगा इसका, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज G2 फेज में नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एस फेज G2 फेज के पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन विल बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस 200 पॉलन ग्रेन, 200 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने म्यूटिक डिवीजन होने चाहिए। देखो एक म्यूसिस से 4 सेल बनता है, तो यानी कि एक म्यूसिस से 4 सेल बन रहा है, तो बताना क्या है कि 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, 200 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए हमें कितना ज्यादा म्यूसिस करना पड़ेगा। तो सोचो 4 सेल के लिए एक, तो 200 सेल के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 200, कितना काटेंगे कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा 50। तो मैंने सिंपल यूनिटरी मेथड का आंसर मेथड लगाया है कि 4 सेल बनता है एक डिवीजन से, तो एक सेल बनता होगा 1/4 से, 1/4 से, तो इसका मतलब 200 सेल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, 1/4 यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है ना, उसको मैंने मल्टीप्लाई करके काट दिया, आंसर आ गया हमारे पास क्या, 50 आ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 2, क्योंकि देखो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। अगर कोई पूछता कि 200 पॉलन टेट्राड, 200 पॉलन टेट्राड कैसे बनेंगे, कितने सारे म्यूटिक डिवीजन से बनेंगे, तो 200 म्यूटिक डिवीजन से बनेंगे, बिकॉज पॉलन टेट्राड का मतलब होता है उसमें 4 सेल हैं। तो अगर 4 सेल उसमें मैं बता रहा हूं तो 200 पॉलन टेट्राड बोल रहा हूं, तो यानी मैं 200 का 4 का मैं 200 बता रहा हूँ, ठीक है, 4 के ग्रुप का मैं 200 ग्रुप बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उसमें 200 म्यूटिक डिवीजन होगा। अब देखो प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस। अभी मैंने इस वीडियो में इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन बताया है, आप लोग को बताया है कि नहीं बताना है, तो यही क्वेश्चन देखो आया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो यही चीज मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्रोटिन, डाइकिनेसिस, आंसर डी होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं,
85 what is the correct sequence of the steps given here, also work out the processes depicted in the following steps। ठीक है, देखो बताना क्या है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, म्योसिस 1 है, माइटोसिस है, म्योसिस 1 है, माइटोसिस है, इसका मतलब म्योसिस 1 या फिर माइटोसिस ही होगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें बता देता है कि म्योसिस होने वाला है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स, यही स्टेटमेंट से पता चल गया कि म्योसिस का ही स्टेटमेंट है, इसका मतलब बी और डी आंसर नहीं होने वाला, ए या सी होगा आंसर। अब देखते हैं इसमें से कौन सा हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस होगा। तो ए ऑप्शन के हिसाब से 3 पहले होना चाहिए और सी ऑप्शन के हिसाब से 4 पहले होना चाहिए, तो 3 और 4 पढ़ लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन ऑन सेंट्रल प्लेट, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स। देखो सेंट्रल प्लेट पे तब ना अलाइन होगा जब हमारे पास मेटाफेज आएगा, और जो पेयरिंग होता है वो तो प्रोफेज में होता है, पैकेटिन स्टेज में। अभी हम लोगों ने देखा है इस चीज को, है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन वाला। इसका मतलब पहला ए स्टेटमेंट जो 3 को बोल रहा है कि पहले रखने के लिए, वो बहुत सही बोल रहा है ना। 3 वाला पहले जाएगा जब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करेगा, एक्सचेंज करेगा सेगमेंट को। और 4 में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होगा सेंट्रल प्लेट पे। फिर 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, जो कि एनाफेज है, क्रोमैटिड डू नॉट सेपरेट, ये एनाफेज 1 है। और 2 वाले में क्या है, क्रोमोसोम गैदर टुगेदर एट द 2 पोल्स ऑफ द सेल्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म, ये टेलोफेज 1 है। फिर 5 क्या है, द हैप्लॉइड सेल्स सेपरेट कंप्लीटली। ठीक है ना, ये साइटोकाइनेसिस है हमारे म्योसिस 1 के लिए। एम्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, लंबा था। अभी जो बोल रहा है रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। G1S G2M है ना, G1S एंड G2M ये हो गया हमारे पास। ये बहुत रिसेंटली भी एक बार और क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से लिया गया है, एम्स में क्वेश्चन आया है, ये सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, वी आर इग्नोरिंग इट, हाउ मेनी डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स अराइज बाय म्योसिस इन अ डिप्लॉइड सेल हैविंग 12 अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट को खत्म कर दें, मतलब सोचे नहीं उसके बारे में, तो हाउ मेनी डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स, कितने तरह के अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स अराइज हो सकते हैं बाय म्योसिस इन अ डिप्लॉइड सेल हैविंग 2n=12, कितने तरह के, हाउ मेनी डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है ना, होंगे, ये बताना है। तो सोचो इस बारे में क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या करना है कि हैप्लॉइड नंबर निकालना है पहले, ठीक है ना। हम लोग क्रॉसिंग ओवर के इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो समझो यहाँ पे हमारे पास 12 क्रोमोसोम है, और कोई भी क्रोमोसोम किसी भी क्रोमोसोम के साथ जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब हर सेल में हमारे पास 6 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन ये 6 क्रोमोसोम जो है ना, इन 12 क्रोमोसोम में से कोई भी 6 क्रोमोसोम हो सकता है, यानी हर सेल अलग अलग 6 क्रोमोसोम को अपने अंदर रखेगा। तो मतलब मान लो कि इसमें अगर पहला 5 क्रोमोसोम इसमें सेम है और इससे पहला 5 क्रोमोसोम सेम है, लेकिन छठा वाला क्रोमोसोम इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो दोनों के दोनों सेल हैं जो हैप्लॉइड सेल, वो अलग गिनाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मान लो इसमें 4 सेम है, इसमें 3 ही सेम है, लेकिन बाकी इसमें 3 अलग है, इसमें 2 ही अलग है, तो इसमें भी दोनों को हम लोग अलग अलग सेल गिनेंगे, इस तरह से देखना है। यानी इन 12 में से तुमको हर सेल, मान लो कि एक बैग में 12 रंग के, यानी कि 12 कलर के 12 रंग के बॉल्स रखे हुए हैं, आपको रैंडमली कोई भी 6 बॉल उठाना है और एक बैग में रखना है, और फिर सारे एक तरह का बैग बन गया तुम्हारा। फिर उसके बाद फिर से उसमें वही 6 रंग जो आपने निकाले वो उसमें पहले जितने आप बॉल हटाइएगा उतने रंग के बॉल आ जाएंगे आपस में, उसी रंग के आ जाएंगे। फिर आपको 6 निकालना है, फिर एक बैग बनाना है। मतलब इस ढंग से आप कैसे कितना बार कितना सारे बॉल्स का बैग बना सकते हैं, 6 बॉल का, जो कि सारे के सारे बैग का जब हम लोग बॉल निकाल के देखें तो सब का सब बैग के जितने भी बॉल निकलेंगे सबके पास अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन होंगे, ये बताना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2n⁴n, और n मतलब होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, कितना हैप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, ये 6 होता है ना, ये बताना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना, ये कितना हो गया, 2 to the 4 8 हो गया है ना, ये 8 आ गया। और इसी तरह से एक बार और करना है हम लोग को मल्टीप्लीकेशन, ये भी आ गया 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो 6 बार हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो 64 आता है ना, 64 आता है, आंसर क्या हो गया इसका 64 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम इज अ थिन एंड लॉन्ग थ्रेड। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो, थिन है और लॉन्ग थ्रेड है। अभी मैंने इस बारे में बताया था आप लोगों को, अभी मैंने इस बारे में बताया भी था आप लोगों को कि लेप्टोटीन वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो होने लगता है, वो कंपैक्शन जो होता है वो जारी रहता है, वो लगातार होते ही रहता है।
और पैकाइटिन स्टेज में आने के बाद, ज़ाइगोटिन स्टेज में आने तक, सॉरी पैकाइटिन के पहले ही ज़ाइगोटिन स्टेज आने तक वो पूरी तरह से टेट्राड बन चुके होते हैं। ये चीज़ भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। हमने देखा था कि कब बन जाते हैं, कब सेल के अंदर होते हैं, अकर्स इन, अकर्स में हम लोग लगाए थे आंसर ज़ाइगोटिन, और अब मैंने उसमें बताया भी था कि अगर जब पूछे आपको कि विजिबल कब होता है तो पैकाइटिन लगाना है, लेकिन अकर पूछेगा कब टेट्राड अकर होता है, जब दिखाई देता है हमें, कब एक क्रोमोसोम के ऊपर हमें दो क्रोमैटिड दिखाई देने लगते हैं, तो ज़ाइगोटिन ही होता है वो चीज, ठीक है ना। ज़ाइगोटिन वहां पे प्रेजेंट होता है, अकर उसी समय होता है, दिखाई कब देता है, पैकाइटिन में दिखाई देता है। अभी क्या पूछ रहा है कि लॉन्ग थ्रेड, थिन लॉन्ग थ्रेड किस में दिखाई देगा, तो सिंपल सी बात है लेप्टोप्टेरिन में दिखाई देगा। इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे कॉम्पैक्शन लगातार अभी भी स्टार्ट है, लगातार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट द स्टार्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के स्टार्ट के दौरान कौन सा पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम को करेक्टली दिखा रहा है, करेक्टली दिखा रहा है, जहां पे किसी तरह का भी हमें क्रॉसिंग ओवर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ब्लैक क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से ब्लैक है, और जो व्हाइट क्रोमोसोम है पूरी तरह से व्हाइट है, उनका साइज भी सिमिलर होगा बिकॉज दे आर होमोलोगस, ठीक है। तो आंसर ए दिख रहा है आपको साफ साफ, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर टाइप सेगमेंट दिख रहा है ना, कि ये लग रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो क्रॉसिंग ओवर टाइप दिख रहा है सेगमेंट, यहाँ पे देखो कि होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, साइज डिफरेंट है, यहाँ पे देखो साइज जो है बिल्कुल सेम है, आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डिप्लॉइड सेल्स हैव, डिप्लॉइड सेल्स के पास दो सेट ऑफ क्या होता है बताओ। डिप्लॉइड से बाद टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पूरा का पूरा सेट ही डबल होता है उसमें। मान लो कि एक सेल में अगर 10 क्रोमोसोम है तो उस 10 क्रोमोसोम का दो सेट बनाओगे तो 5-5 का एक सेट बनेगा, एक सेट बनेगा 5 का, एक सेट बनेगा 5 का, है ना। उसी ढंग से पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही दो सेट में होता है, तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दो क्रोमोसोम नहीं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम किसमें होता है, ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है, जो कि डिप्लॉइड सेल से मियोसिस के दौरान बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 710 क्वेश्चन खत्म होता है, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे 711 से। अगले वीडियो में और कुछ सेगमेंट भी देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी का, जो कि पैकाइटिन स्टेज का होगा, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।